आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। चंद दिन पहले वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बच्चों के हवाले से गैर मुल्की असासों की खबर से तहलका मच गया। पहले कुछ लोग कहते रहे कि यह कानूनी मामला है, आप इसको साबित करेंगे कानून के मुताबिक और वजीर आजम साहब के खिलाफ बहुत बड़ा केस बनेगा। लेकिन फिर लोगों को पता चला कि यह मामला तो मुल्क से बाहर है और काम इतना आसान नहीं है कि जो पैसा जिन कंपनियों से खरीदी गई, जो कंपनियां, वो पैसा कहां से आया उसका पता लगाना कोई आसान काम नहीं है। और खुद मियां साहब जो कि वजीर आजम हैं मुल्क के, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और मामलात को कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर कैसी इन्वेस्टिगेशन होगी। फिर एक नया मोड़ आया इस कहानी में और कहा जाने लगा कि ये मामला इखलाकी है, मोरालिटी का इशू इसके अंदर इन्वॉल्व है और वजीर आजम साहब को इखलाकन जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए। आज एक और मामला भी सामने आया हमारे, और वो NA 245 का इलेक्शन था। अमजदुल्ला साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे, वो रातों रात आखिरी मौके पर PTI को छोड़ के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर MQM में उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली। अब आप सोचेंगे इन दोनों मामलात के अंदर क्या ताल्लुक है या राब्ता है। ताल्लुक और राब्ता ये जुड़े हुए हैं। ये जो हम अमूमी तौर पर अपनी सियासत के अंदर या रोज़मर्रा के मामलात के अंदर तनज़्ज़ुली देख रहे हैं, जो चीज़ें जो हैं बहुत बुराई का शिकार होती जा रही हैं या फ्रॉम बैड टू वर्स जाती जा रही हैं, ये दोनों मामले उससे जुड़े हुए हैं। ये जो तनज़्ज़ुली है ये कॉल ऑफ फेल से भी आती है। अगर आप कहें कुछ और करें कुछ तो वो फिर मामलात गड़बड़ होते हैं। इसमें मोरालिटी का इशू भी इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, लेकिन ज्यादा मेरा ख्याल है आपकी जात से जो मामला जुड़ा हुआ है वो कॉल ऑफ फेल के मामलात से हैं और अमूमी तौर पर जो हमारे माशरा बेरा रवी का शिकार हो गया है, ये सब कुछ उसी की कड़ी हमें नजर आती है। मोरालिटी शोरालिटी तो पाकिस्तान के अंदर हम क्या जिक्र करें उसका, जब मामलात जो हैं इस कदर घिनौनी शक्ल इख्तियार कर गए हों। आज गुफ्तगू करेंगे दोनों मामलात के हवाले से। मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ कराए देता हूं। सेनेटर कर्नल रिटायर्ड ताहिर मशहदी साहब, चेयरपर्सन कायमा कमेटी सेनेट ड्राई प्लानिंग डेवलपमेंट रिफॉर्म्स और MQM से उनका ताल्लुक है, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं। कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर करीम अहमद ख्वाजा साहब, मेंबर कायमा कमेटी सेनेट बराए अमूर खारजा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। सेनेटर हमायूं मंदोखेल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 245 के साथ साथ जो ज़िमनी सीट है, वहाँ की सूबाई सीट है, उसके ऊपर भी वो इन्वॉल्व थे और कैंपेन कर रहे थे। उनसे भी ज़रा बात करेंगे ये 245 में हुआ क्या। मैं कर्नल मशहदी साहब को इन्वॉल्व कर लूं। कर्नल साहब, दो इशू हमने आपके सामने रख दिए। हमें पाकिस्तान के अंदर मोरालिटी वाला सवाल तो हम जरा थोड़ा सा साइड पर कर देते हैं ना, कि मोरालिटी उस वक्त कहाँ होती है जब कानून मौजूद नहीं होता। मोरालिटी उस वक्त कहाँ होती है जब जेबें भरी जा रही होती हैं। मोरालिटी उस वक्त कहाँ होती है जब वफादारियां तब्दील की जा रही होती हैं। तो ये वजीर आजम साहब वाला इशू जो है, अगर हम मोरालिटी इसको निकाल दें तो हाउ डू यू लुक एट इट। कानूनी पहलू भी हम अब लोग कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है उसको साबित करना, तो हाउ डू यू लुक एट दिस एंटायर इशू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि मोरालिटी को हम जितना भी दूर रखें कन्वर्सेशन से वो बेहतर है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करती है हमारी सोसाइटी के ऊपर, व्हाट टाइप ऑफ पीपल वी हैव बिकम। हमारी सोसाइटी क्या क्या एक्सेप्ट करने लग पड़ी है, किस तरह एक्सेप्ट करने लग पड़ी है, गले लगा लिए तमाम, और हर चीज़ को हमने गले लगा लिया है। और करप्शन इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन इन पाकिस्तान पार्ट ऑफ आवर लाइफ बन गई है। एवरीथिंग एक्सेप्टेंस लेवल ऑफ ऑल द सोशल वाइसेस वेरी हाई हो गया और हमने हर चीज़ को एक्सेप्ट कर ली है। एंड मोरालिटी को लास्ट लाइन आप ये कह सकते हैं कि मोरालिटी इज़ वन थिंग इन होल ऑफ द गवर्नेंस जिसके लिए आप लेजिस्लेट नहीं कर सकते। यू कांट लेजिस्लेट फॉर मोरालिटी। यू कांट कानून नहीं बना सकते, उसको पकड़ नहीं सकते आप। ताहिर मशहदी आप कल से मॉरली करेक्ट आदमी होंगे, अच्छे होंगे, शरीफ होंगे,
नेक होंगे। यू कांट, दैट इज समथिंग इंसान का, अल्लाह ताला का इंसान का आपस में और इंसान के अंदर जो कैरेक्टर नहीं, उन्होंने तो 62-63 के ऊपर आपको परख कैसे नहीं वो 62-63 जो है ना वो दैट इज नॉट डीलिंग, वो देखे वट एवर जो भी आप देखेंगे ना पॉलिटिक्स में आ जाती है तो आप उसको हमेशा पॉलिटिकल रंग दे दिया करें, पॉलिटिकल रंग दे दिया करें कि वो सम किसी न किसी का कोई एजेंडा बीच में है, या मजहब को इस्तेमाल करना पॉलिटिक्स में, या ये करना, इस किस्म की चीज़ें डाल देनी। बट यू कैन लेजिस्लेट, दैट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल के मोरालिटी के लिए यू कैन लेजिस्लेट। और मोरालिटी की आप देखें कि जिस मुल्कों को हम लोग ये समझते हैं कि दे आर आज़ाद मुल्क हैं, ये है वो है, औरतें शराबें, ये वहाँ पे नहीं एक्सेप्ट करते। औरत के साथ कोई मामला कोई लीडर कर जाए तो उसको इम्पीच कर देते हैं, और अगर वो ज्यादा ड्रंक भी पकड़ा जाए तो वो भी रिजाइन तक आ जाता है। मगर यहाँ पे जिधर हम लोग इतने अपना इस्लाम भी हमारे साथ साथ हमारी वे ऑफ लाइफ में पार्ट ऑफ क्या हमारी कंप्लीट वे ऑफ लाइफ में है, प्लस ऑल द लॉज ये और हर चीज डाल डूल के और हमारी अपना कल्चर डाल के, तो फिर तो मोरालिटी को आप रखें बिल्कुल सही है। मियां साहब आपकी बात है, मियां साहब के इशू पे आ जाओ। मियां साहब खड़े होके कहते हैं अवाम में या अवाम से एड्रेस करते हुए कि इस मुल्क के अंदर जो है हम हालात ठीक कर रहे हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्ट करके लाएंगे, और दूसरी तरफ पता चलता है कि पर्सनल वेल्थ में मियां साहब की इसलिए नहीं कह सकता हूं कि हमारे कानून में बाप बेटे का जवाब दे नहीं है, बेटा बाप का जवाब दे नहीं, कानूनन बात कर रहा हूं मैं। लेकिन जब आप ये प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव होने के नाते कहते हैं कि वेल्थ यहां पे लेकर आए और पता चलता है वेल्थ कॉन्सेंट्रेट हुई है अब्रॉड एंड दैट टू फैमिली मेंबर्स, तो फिर हमें वो कॉल ऑफ फेल के तजाद वाली बात हमें याद आती है। देखिए बात यह है कि पैसा को अर्न करना कोई क्राइम नहीं है, पैसा बनाना कोई क्राइम नहीं है, तो वो तो एक एस्पेक्ट है। मगर यहाँ पे मॉरली प्राइम मिनिस्टर बड़े एक बैकफुट पे चले जाते हैं क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ख़ानदान इन्वॉल्व है और उनके नाम लिया गया। मगर ये याद रखो कि पूरे दुनिया में बहुत सारे लोगों का नाम लिया गया है, बहुत प्राइम मिनिस्टर्स के, प्रेसिडेंट्स के, सबके, और उसी में ये जो द रिच एंड द माइटी जो होते हैं ख़ानदान, वो सारे के सारे इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान में 200 से ज्यादा, उसमें आपके बिजनेसमैन भी हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, आपके पॉलिटिशियंस भी हैं, आपके रिटायर्ड जजेस भी हैं। तो ये आप सिर्फ मियां साहब के ऊपर ना रखो, ये आप इसको इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे भी देखें और ऑन अ वाइडर कैनवस पे देखें। ये बिजनेस करना, ऑफशोर कंपनी बनाना इलीगल भी नहीं है, बिकॉज कानून में गुंजाइश रखी गई है, इंटरनेशनली रखी गई है कि ये लोग ये चीज कर सके। मगर क्या इन्वॉल्व होता है जब पैसे का मामला आता है, तो ये सर्टन चीजें तो इन्वॉल्वमेंट है, एवेजन ऑफ टैक्सेशन के जी टैक्स से आप बचने के लिए अपना पैसा बचा के, आपकी मनी लॉन्ड्रिंग, आप पैसा पाकिस्तान का पैसा बाहर भेज रहे हैं थ्रू इलीगल मींस, तो बहुत सारी चीजें बीच में आ जाती हैं। तो दिस इज व्हाई मॉरली वो बैकफुट पे चले जाते हैं। लीगली वो कह सकते हैं, लीगली वो हर कानून का जवाब दे सकते हैं कि अंडर ये इंटरनेशनल लॉ, अंडर ये लॉ ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री मैंने भेज दिया। आजम साहब उस वक्त जाएंगे ना कि अगर वजीर आजम साहब एक्सेप्ट करके उसके नतीजे में ये कहें कि मैं इस हवाले से बहुत ज्यादा परेशान हूं और मैं महसूस करता हूं कि मेरी जिम्मेदारी है, तो हम अनाउंस करते हैं कि हम पाकिस्तान में टैक्सेस भी दे देंगे, हम वो पैसा भी वापस ले आएंगे, हम कारोबार भी यहां पे सेटअप कर लेंगे और बाहर पैसा हम सरमायाकारी अब मजीद मेरे बच्चों की भी नहीं होगी। उसमें ये प्रॉब्लम आ जाता है कि ये पॉलिटिकल फैमिली है और पॉलिटिक्स में 4-5 डिकेड से है। क्या वो पैसा लीगली बनाया गया था, ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा आ जाता है। क्या अपना पॉलिटिकल पावर का मिसयूज हुआ था, वही मोरालिटी की बात आ जाती है। Politicians are not supposed to make money. आपके प्राइम मिनिस्टर sons are doing so well, तो दूसरे फैमिली मेंबर्स का भी मेरा ख्याल है कि उससे हम कंपेयर करके देख लें कि उनका जो बिजनेस है वो कितना फ्लरिश हुआ पाकिस्तान के अंदर। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, जो हम बात कर रहे हैं कि हमें ये मामला कॉल ऑफ फेल के तजाद का ज्यादा लगता है, खुद फरेबी का ज्यादा लगता है, फरेब का ज्यादा लगता है,
कम लगता है कि ये मोरालिटी का इशू बना दें हम इसको और कहें कि अगर हम लीगली प्रूव नहीं कर सकते कि पैसे कहां से आए तो ये फिर ये मॉरल इशू है? क्या कहते हैं आप? देखें, ताहिर हुसैन साहब, कर्नल साहब ने जो बात की है उस पर मैं बिल्कुल सहमत करता हूँ। मॉरलिटी का इशू तो पाकिस्तान में कभी नहीं रहा है। यहाँ लाखों लोगों का कत्लेआम हो गया, मॉरलिटी का आई। यहाँ जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को उड़ा दिया गया, मॉरलिटी का आई। यहाँ आए दिन क्या कुछ हो रहा है, उसमें मॉरलिटी कहाँ गई? तो पाकिस्तान में तो सब चीज चलती है और ये 2-3 दिनों के बाद चीजें भूल जाएगी। मौलाना फजल रहमान ने एक अच्छी बात की कि ये लीक वीक्स जो है 2-3 दिन के बाद भूल जाएंगे। तो पाकिस्तान को भी बहुत टाइम लगेगा, जो आइसलैंड में हुआ है या आइलैंड में हुआ है या दूसरे मुल्कों में। तो यहाँ तो वैसे मुस्लिम लीग जो है ये तो कभी भी अकाउंटेबिलिटी इसमें गई नहीं है, कभी इन पर अकाउंटेबिलिटी हुई नहीं है। मुश्किल वक्त बहुत इन्होंने इस हवाले से अकाउंटेबिलिटीज का कम देखे हैं और पहले भी मुखमुखा किया है और अभी भी मुखमुखा कर रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में ये वक्त के साथ चीज भूली जाएगी, मगर ये कि तहकीकात बिल्कुल होनी चाहिए। मगर ये तहकीकात जिस तरह होंगी, रिटायर्ड जजेस उस पर ये इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और ये कहेंगे कि ये पाक हो जाएंगे, जिस तरह आबे ज़मज़म से धोकर निकलेंगे। तो ये अपने जस्ट आई वॉश इन्होंने ये करना चाहते हैं। हमने तो वैसे भी इस कमीशन को रिजेक्ट कर दिया है। अब कमीशन में रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा, मैं मंदोखेल साहब को जरा इन्वॉल्व कर लूं। मंदोखेल साहब, यहाँ पे बहस ये हो रही है कि इंक्रीजिंगली मीडिया के अंदर अब ये डिस्कशन शुरू हो गई है कि ये पनामा लीक्स वाला इशू जो है ये मॉरल इशू बन जाता है, कानूनी इशू नहीं बनता। आप क्या कहते हैं इस पर? नहीं, अखलाकी इशू तो बहुत ज्यादा है और जैसे कि करीम ख्वाजा ने कहा कि इस मुल्क में अखलाकी को कौन देखता है। इससे पहले बड़े बड़े बात कर रहे हैं, ये तो कारोबारी इशू है। आप जो वहां पे लाहौर में इन्होंने लोगों को कत्ल किया, फायरिंग की है, जब ये कादरी साहब के उस पे वो किया, तो उसके अलावा हमेशा और भी इस तरह के वाकयात हुए जहाँ पे इंसानों की लाशें गिरती हैं, वहां पे भी उन्होंने अखलाकी तौर पर कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे क्या पैसे के मामले में क्या करेंगे? और मैं ये कहता हूँ कि जी कानूनी तौर पर भी ये मियां साहब ये बात क्यों कहते हैं? अगर उनका पैसा लीगल है और तो ये क्यों कहते हैं कि मेरे बेटों का मामला अलग है? बेटों का मामला अलग नहीं है। देखें, बेटे ये पैसा कहाँ से लाए? जिस वक्त उनके बेटे यहाँ से गए तो उनकी उम्र ही बहुत कम थी और उनके पास बिजनेस स्टार्ट करने वाला पैसा कहाँ से आया वहां पे? चाहे वो बाद में उन्हें सऊदी अरब से शिफ्ट किया है, सऊदी अरब कहाँ से ले गए? वो भी तो यहीं से ले गए। और बेटों के पास भी बाप का ही आता है। अगर आप बेनामी का कानून देखें, अगर कोई इंसान फौत हो जाता है और उसने जायदाद अपने कुछ औलाद के नाम कर दी होती है, बाकी औलाद के नाम नहीं होती, तो जो कानून ये कहता है बेनामी का कि जी वो अगर वो बेटा दावा करता है कि जी ये मेरा है, मेरे नाम पे है, वो ऐसा कानून नहीं मानता। कानून कहता है नहीं जी आप प्रूव करो कि ये आपका, ये आपके वालिद का है। इसीलिए वो सब में चाहे जिसके नाम पे भी हो वो डिस्ट्रीब्यूट सबके नाम पे होगा, सब लोगों के ऊपर होगा। तो ये अगर उन्होंने ही कमाया तो वो कह दो कि जी मैंने अपने बेटों को दिया था। वो क्यों ये छुपाते कि बेटों का अलग मामला है? बेटों का में मसला पड़ गया कि जी वो ये साबित करें कि जी वो उन्होंने कहाँ से कमाया, कहाँ से पैसा लिया। तो देखिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो वजीर आजम है, वो लोगों को कहते हैं कि जी पैसा बाहर से लाएं, इन्वेस्ट करें। अपना पैसा मुल्क से आप बाहर ले जा रहे हैं और छुपा करके, मतलब छुपा क्यों रहे हैं? मतलब एक तो सवाल ये, आप ओपनली बता दें, आप डिक्लेयर कर दें, आप सबको पता होना चाहिए। इनकी जायदाद लंदन में भी है, दुबई में भी है, इसाकदार की भी है, दूसरों की भी है। इसाकदार नजीर एंड कंपनी में जॉब करते थे, ठीक है ना, अकाउंटेंट थे वहां पे। अब वो जाकर के अमृतसर में उनके 2 घर हैं, दुबई में उनके और बहुत सारे असासे हैं। तो ये आखिर किस चीज के फिर ये जवाब दे? अगर ये भी इन चीजों का भी इन्होंने जवाब नहीं देना
तो फिर किस चीज को जवाब देना है, ये बता दें। ठीक है, जब आप कह रहे हैं जवाब दें हैं, मोरालिटी के इशू को भी आप अगर साइड पर रखें तो फिर भी ये जवाब दें हैं, कानून के मुताबिक भी ये जवाब दें हैं। मैं जरा ये जो ओवरऑल सियासत के हवाले से आजकल जो हो रहा है, हमें 245 के अंदर जो देखने को मिला, लास्ट मोमेंट पे अमजदुल्ला साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे थे एमक्यूएम के खिलाफ और उन्हीं को ज्वाइन कर गए। अमजदुल्ला साहब की मोरालिटी के हवाले से भी बात करेंगे, उन्होंने कौन सा ये मॉरल काम किया है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। अमजदुल्ला साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मिले, जिनके खिलाफ इलेक्शन लड़ना था, उन्हीं से हाथ मिला लिया। मशहदी साहब, हम बात जो तनज़्ज़ुली की कर रहे हैं ओवरऑल मुआशरे के अंदर, वो तो हर तरफ हमें नजर आ रही है। कॉल ऑफ फेल के अंदर तजाद नजर आ रहा है, कमिटमेंट, अपनी कमिटमेंट किए हुए के साथ हम देख रहे हैं मुनहरिफ हो रहे हैं लोग। हम यहाँ पे मोरालिटी को रो रहे हैं बैठ के। अगर इस मुल्क के अंदर किसी को कोई अकाउंटेबल होल्ड करे, कानून जो है आपका ठीक काम कर रहा हो, निजाम आपका ठीक काम कर रहा हो, फिर तो मोरालिटी तो फिर आ जाएगी ना अपने आप। क्योंकि जेल के हवालात के पीछे, सुलाखों के पीछे पड़ा हो वो, तो मोरालिटी तो फिर आ जाएगी मेरे ख्याल में। नहीं, देखिए बात यह है कि आपको पूरी की पूरी, जब आपकी पूरा माशरा ऑक्सीजन टेंट में हो, तो उस वक्त आप मोरालिटी की बात करें, डिसेंसी की बात करें, फेयर प्ले की बात करें, जस्टिस की बात करें, इंसाफ की बात करें, करप्शन फ्री सोसाइटी की बात करें, एक दूसरे के लिहाज की बात करें, एक दूसरे के प्यार की बात करें, यूनिटी की बात करें, तो वो ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि जब आप का माशरा वो ऑक्सीजन टेंट में है तो वो उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो आपकी ये ऑल द डिसेंसी ऑफ लाइफ, अच्छी चीज़ें जो दुनिया में हैं और जो होनी चाहिए और जो अच्छी चीज़ें पॉलिटिक्स में हैं, वो उस वक्त उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे सकता। वो अपने सांस के ऊपर तवज्जो दे, सर्वाइवल के ऊपर, सर्वाइवल के। तो ये एमक्यूएम के लिए ये सर्वाइवल टैक्टिक्स थी कि वो अमजदुल्ला साहब को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, ये देखिए, नंबर वन, अमजदुल्ला साहब का पहला वाकया नहीं है। बहुत एवरी सिंगल पार्टी पाकिस्तान में लोग दूसरी पार्टी को छोड़ के उसमें आए हैं। पीटीआई एक नई पार्टी है, अभी तक इस्टेब्लिश्ड उस तरह नहीं है जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या जमात इस्लामी है या एमक्यूएम, क्योंकि ये पुरानी पार्टियां हैं। वफादारियां, another question which pertains to morality and denies morality। ये देखिए, मोरालिटी के साथ जब पॉलिटिक्स में आप आ जाए ना, तो पॉलिटिक्स में मोरालिटी इज ए क्राउन। अगर आप अपने साथ मॉरली आप अपने आप को सही रख सके तो यू आर ए किंग। आप क्राउन पहन के अपने आप को पेश कर सकते हैं कि मैं किया है। मगर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो कैरेक्टर। अगर आपका कैरेक्टर ठीक है, कैरेक्टर स्ट्रांग है, कैरेक्टर में सब कुछ आ जाता है जो कि एक अच्छे इंसान में आना चाहिए। अब पॉलिटिक्स है क्या? पॉलिटिक्स या तो है बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट के लिए। अगर मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ तो मैं उस पार्टी में जाऊंगा जिधर मुझे थोड़ा सा भी बेनिफिट मिलेगा और मैं पार्टी हॉपर बन जाऊंगा। तो कभी एक पार्टी, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी। अमजदुल्ला साहब ने अपना इंटरेस्ट देखा इसमें? इन्होंने जरूर अपना इंटरेस्ट देखा है। दूसरा, उन्होंने पॉलिटिकल रियलिटी भी देखी है। तीसरा ये होता है कि आदमी को अगर पार्टी, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। पॉलिटिकल रियलिटी कराची में देखिए, ये जो इलेक्शन होती है, 8 इलेक्शन है, 8 नेशनल इलेक्शंस हुई हैं, उसके बाद 3 से ज़्यादा लोकल बॉडीज इलेक्शंस हुई हैं, उसके बाद बाई इलेक्शंस हुई हैं, एवरीथिंग। तो जब से पीटीआई की एग्जिस्टेंस आई है तो पीटीआई के कैंडिडेट्स जिधर भी हमारे खिलाफ खड़े किए गए हैं, हमने उनको 70 हज़ार वोट से हराया है। तो वो तो एमक्यूएम को तो कोई फिक्र फाका है ही नहीं। तो पार्टी के लिए कोई मसला नहीं था अगर आप मसला नहीं है ना भी करते। और हम वो कहते हैं कि वो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। जब अपोजिशन स्ट्रांग हो तो आप खुद स्ट्रांग हो जाते हो।
हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम है कि एक एमक्यूएम का वोट है और एक एंटी एमक्यूएम वोट है। ये वोट जो है आप लोग गिनते हैं कि पीटीआई को वोट पड़ गया, जमात इस्लामी को वोट पड़ गया, नहीं, हर इलेक्शन में 20 से 18 से 20% वोट एमक्यूएम के खिलाफ होता है। दैट इज दी एंटी एमक्यूएम वोट। अगर वो पीटीआई का खड़ा होगा तो उसको मिल जाएगा, अगर वो जमात इस्लामी का खड़ा होगा तो उसको मिल जाएगा, मुस्लिम लीग का उसको, पीपल्स पार्टी का उसको। और वो जो 83% वोट पड़ता है वो कैंडिडेट एमक्यूएम के कैंडिडेट को पड़ता है, तो इसको आप कह सकते हैं एमक्यूएम का वोट। तो ये वहां पे जो अगर आपकी जमात रिजेक्ट कर देती अमजदुल्ला साहब को तो हाई मॉरल ग्राउंड फिर आपका होता? नहीं, अगर हम रिजेक्ट कर देते तो देखिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी ओपन होती है, किसी ने किसी को रिजेक्ट नहीं किया। पीटीआई ने मखदूम साहब को रिजेक्ट नहीं किया, पीटीआई ने जहांगीर तरीन को रिजेक्ट नहीं किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मावी मेमन को रिजेक्ट नहीं किया। मतलब कि जो आप देख ले कि हर पॉलिटिकल पार्टी में ये होता है, जो क्योंकि हम लोग ऑफ एज नहीं आए, हम लोग अभी तक पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम हमारी इन प्लेस नहीं आई, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैव नॉट कम ऑफ एज अभी तक। हमारी पॉलिटिकल सिस्टम बड़ी नहीं हुई, हम अभी तक बच्चा इन्फेंसी में है, अभी तक इन्फेंसी में है। अगर होगा तो जैसे फिर हम इंशाल्लाह इंग्लैंड अमेरिका की तरह हो जाएंगे। बीवी कहेगी मैं जा रही हूँ पीपल्स पार्टी को वोट देने, मियाँ कहेगा मैं जा रहा हूँ पीटीआई को वोट देने। घर से जाएंगे और आगे आके फिर खाना इकट्ठा खाएंगे। जैसे कि इंग्लैंड में वो कहते हैं कि लुक आई एम गोइंग टू वोट फॉर कंजर्वेटिव, तो बीवी कहती है आई एम गोइंग टू वोट फॉर लेबर। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई आइडियोलॉजिकल वोट। तो जब हम आइडियोलॉजी पे आ जाएंगे फ्रॉम द टॉप। करीम ख्वाजा साहब, आपकी पार्टी ने भी अमजदुल्ला साहब के हवाले से बात की, उन्होंने कहा कि जी ये हमारे पास भी आए थे और पैसों का तकाजा कर रहे थे वफादारी बदलने के लिए। जी बिल्कुल, हमारे जो यहाँ के सदर हैं नजमी आलम, उन्होंने ये बात की है। मैं आपके सामने एक सबमिशन करूं, 2005 की बात है कि उस जमाने में मौलाना नूरानी का इंतकाल हुआ था और वो सेनेट की सीट खाली हुई थी। उस सेनेट की सीट पर बेनजीर भुट्टो ने मुझे हुक्म किया कि आपको लड़नी है इलेक्शन, और ये इलेक्शन हम हार जाएंगे मगर आपको जमकर खड़ा होना है। बड़ा मुश्किल वक्त था। मैंने वो कंटेस्ट की थी और बेनजीर साहबा के हिसाब से जो उन्होंने कहा उस पर साबित कदम रही। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपके सामने। ठीक है, जो पार्टीज जो भी कैंडिडेट खड़ी करती है तो उसको खड़ा होना चाहिए और उसके लड़ना चाहिए। हारना जीतने की बात नहीं होती है, मॉरलिटी की बात होती है कि लड़ना चाहिए। पॉलिटिकल वर्कर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे ख्याल से पीटीआई ने होमवर्क प्रॉपर नहीं किया था और पीटीआई जो भी एमक्यूएम के स्ट्रॉन्ग होल्ड है डिस्ट्रिक्ट सेंटर, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, उसमें वो गए नहीं। इवन इमरान खान ने वहां जलसे जुलूस नहीं किए हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए कि इन्होंने प्रॉपर होमवर्क नहीं किया था और कमजोर कैंडिडेट खड़ा किया था, वो के पास भी किया, वो पीपल्स पार्टी के पास भी किया पैसा के लिए। खालिद साहब, गुस्ताखी बात, 246 के अंदर आपने अपना कैंडिडेट दिया था? बिल्कुल खड़ा है, अभी लड़ रहा है इलेक्शन। नहीं, मैं 246 की बात कर रहा हूं, 45 की बात नहीं कर रहा हूं। 240 में पार्टीज फैसले करती रहती है अकॉर्डिंगली, और उस वक्त पीटीआई ने बड़ा हाइप क्रिएट किया हुआ था कि आसमान नीचे गिर जाएगा, जमीन ऊपर आ जाएगी। तो उस हवाले से दूसरी बात है। मगर ये कि अभी तो हमारा कैंडिडेट खड़ा है और एमक्यूएम से नेक टू नेक मुकाबला पीपल्स पार्टी ने किया या जमात इस्लामी ने किया है। कराची में हम हारते हैं, जीतते हैं, मगर करते हैं मुकाबला। अच्छा, मैं जरा मंदोखेल साहब, मगर ये पीटीआई वाले जो इतनी बड़ी बातें करते थे, ये देखें इस वक्त पॉलिटिकल रियलिटी ये है कि जो बीटी इलेक्शन हुए थे लोकल पार्टीज में, उसमें एमक्यूएम नंबर 1 है, दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी है। और शुरू से 71 से अब तक पीपल्स पार्टी कराची में नंबर 2 पर रही है। तो वो हमने सस्टेन किया हुआ है। हाँ, 2013 में हम तीसरे नंबर पर चले गए थे। ठीक है, मैं जरा तो जो पीटीआई वाले हैं वो उन्होंने होमवर्क नहीं किया हुआ था। मंदोखेल साहब, आप तो इस कैंपेन के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे, हमें पता है 245 की कैंपेन नहीं थी, लेकिन आप जो प्रोविंशियल असेंबली की सीट थी उसमें जरूर इन्वॉल्व थे। हमें ये बताइए जी, क्या हुआ, क्या अमजदुल्ला साहब
कह रहे हैं कि पर्सनल भी कोई ग्रीवांस है, उनको घर वालों को भी तंग तुंग किया गया, क्या मामला है ये? देखिए जी, इसमें PS 115 का तो मेन कैंपेन हेड मैं था, लेकिन मुझे खबर थी 245 की भी, और इस सिलसिले में हमारी पीपल्स पार्टी और ANC से भी इंटरेक्शन हुई है। हमें इतला मिली इस पे। अच्छा, पहले तो आपको ये बता दूं कि अमजदुल्ला साहब ने जब टिकट के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने एक उसके साथ पार्टी ने उनसे पूछा कि जी इसके जो फाइनेंशियल अखराजात है उसका आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा वो मैं खुद बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि PTI इस तरह से पार्टी किसी को कैंपेन फाइनेंस नहीं करती, इलेक्शन कैंपेन कैंडिडेट्स को खुद चाहे दोस्तों के जरिए या खुद कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो ये उन्होंने हमें लिखा। जब वो कैंडिडेट बने उसके बाद आकर के मतलब उनको पैसों की तलाश थी, यहाँ तक के हम उनके इलेक्शन कैंपेन में एक दिन रात को आगे खान साहब ने भी वहाँ खिताब किया, और वहाँ पे जब हमने देखे तो उनका ना पोस्टर था, ना बैनर था, ना पैनाफ्लेक्स था, ना कुछ था। वहाँ पे मैंने अमजदुल्ला साहब से कहा, मैंने कहा आपने तो कुछ भी नहीं किया, इलेक्शन सर पे आ गए। कहते नहीं अभी करता हूँ। उसके बाद से लेकर के अभी इलेक्शन तक भी कुछ नहीं किया। उनके पीछे लोगों ने वहाँ पे अटैक हुआ MQM का हमारे कैंप के ऊपर, सबकी पिटाई भी हुई। उस दिन का मैं आपको, मेरे पास वीडियो, उन्होंने MQM के लिए क्या कहा। उनके कहा कि आप कराची में ये दहशतगर्दी नहीं चलेगी, ये बदमाशी नहीं चलेगी, हम शरीफ लोग हैं, हमारी शरीफ जमात है। वो दोनों वीडियोस भी उनके मौजूद है। इलेक्शन से पहले की भी, जिस रात को उनको मारा पीटा गया था, कैंप पे हमला हुआ था, और अभी की भी, कल की रात की और आज की भी मौजूद है। तो अच्छा, मैं आपको एक दूसरी बात बता दूं। इस सिलसिले में ANC ने हमें कहा कि जी दोस्त है मेरे, उनके जरिए कहा बेटी कि हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो उस सिलसिले में कौन डिस्ट्रिक्ट सेंटर के जो ANC के ओहदेदार थे या सदस्य थे, हम उनके घर गए, और अमजदुल्ला साहब भी मेरे साथ थे, मैं और अली जैदी हम भी साथ थे। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम फुली आपको वो करते हैं, लेकिन आप हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट शाहिद सैयद साहब से मिल रहे हैं। शाहिद सैयद साहब से अगले दिन मैं मिला, उन्होंने कहा हमारा सह जमाती इत्तेहाद है, CPP का, ANC और JUI का, आप सेनेटर सईद गनी से मिले, और हम चाहते हैं कि तीनों की तरफ से, मैं ये चाहता हूँ कि तीनों पार्टियों की तरफ से हम आपको सपोर्ट करें दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में। जब अगले दिन मैं सेनेटर सईद गनी मेरे ऑफिस आए और हम उनसे मिले, तो सेनेटर सईद गनी ने फौरन नजमी आलम को फोन किया और नजमी आलम से कहा कि जी आप क्या कहते हैं कि जी हम इनके सपोर्ट करें या ना करें। तो उन्होंने कहा कि जी हम प्रोविंशियल सीट पे 115 पे इनको सपोर्ट कर देते हैं PTI को, और वो हमें 245 पे सपोर्ट करें। तो मैंने कहा नहीं जी, मैं नहीं माना उनके साथ। मैंने कहा कि हम दोनों में आपसे ज्यादा वोट लिए हैं, 2013 में भी हमारे वोट ज्यादा, मुकाबला हमारा और MQM के दरमियान है, ज्यादा दोनों पे आप हमें सपोर्ट करें। खैर हम आपस में नहीं माने, सईद गनी चले गए इस्लामाबाद, और अमजदुल्ला साहब का फिर थोड़ी देर बाद मुझे फोन आया कि जी क्या किया आपने, शाहिद सैयद या सेनेटर सईद गनी से बात की। मैंने कहा हाँ जी बात की। वो कहते हैं कि आपकी सीट पे आपको विड्रॉ कराने, तो मैं नहीं माना। कहते कैसे विड्रॉ कर लूं, मैं तो विड्रॉ नहीं करूंगा, आपने बहुत अच्छा किया, और नहीं माने, हम पार्टी हैं, और ये तो MQM तो ये है, MQM वो है, MQM की बुराइयां शुरू कर दी। अच्छा, उसके बाद वो उन्होंने यही से आइडिया मिला उनको कि जी पीपल्स पार्टी उनको विड्रॉ कराना चाहती है, तो वो खुद पैसे के चक्कर में, जी मैं अपने आप को फरोख्त करने के चक्कर में नजमी आलम से कांटेक्ट किया। नजमी आलम ने उनको बात नहीं डाली, तो उस बाद MQM के पास गए और MQM ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। और जाहिर है जब पीपल्स पार्टी ने पैसे नहीं दिए, उनको ज्वाइन उन्होंने नहीं किया, तो MQM के साथ क्या हुआ। ठीक है, मैं समझ गया, आपने तफसील से बात की यहाँ पे, लेकिन एक बात इसके अंदर मिसिंग है, मैं वो ब्रेक के बाद हो सकता है हम जानने की कोशिश करें आपसे, वो ये कि आपकी जमात से उन्हें क्या मसला था। अगर वो पीपल्स पार्टी से पैसे लेकर उनको ज्वाइन कर सकते थे, MQM से को मुफाद हासिल कर सकते थे, तो आपकी पार्टी से उन्हें क्या प्रॉब्लम था, ये मैं जरा ब्रेक के बाद बात करूंगा। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। जमातें जो सारी मौजूद हैं असेंबली के अंदर, वो तमाम की तमाम अपोजिशन की वो रिजेक्ट कर चुकी हैं। जो वजीर आज़म साहब ने कमीशन के हवाले से बात की थी, जुडिशल कमीशन, बाद में पता चला इंक्वायरी कमीशन था। अब असेंबली के अंदर प्रोटेस्ट जारी है, डी चौक के अंदर प्रोटेस्ट प्लान किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। क्या रास्ता निकलेगा, क्या नतीजा निकलेगा इस ऑपोजिशन का? और अगर जुडिशल कमीशन नहीं मानते हैं, इंक्वायरी कमीशन नहीं मानते हैं, तो फिर कौन सा कमीशन होना चाहिए? इमरान खान साहब का असेंबली के अंदर बात करते हुए ये कहना है कि चीफ जस्टिस की सरबराही में, सर्विंग चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। मशहदी साहब, आपकी जमात ने भी तहरीक इल्तवा जमा करा रखी है, पार्लियामेंट के अंदर आप एहतजाज कर रहे हैं, क्या रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? एक और ऐसा इशू है जो चला जाए, दाखिल दफ्तर हो जाएगा? नहीं होगा तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह जाके ये गायब हो जाएगा, जैसे कि मेरे कोलीग्स ने भी कहा है, बिल्कुल, क्योंकि वो रियलिस्टिक पॉलिटिशियंस हैं, ख्वाजा साहब और अपने मंदू खेल साहब। उन्होंने भी यही कहा कि ये हमारे मुल्क में यही होता है कि हाइप होता है, फिर टीवी टॉक शोज होते हैं, सब कुछ होता है और एक्साइटमेंट होती है, धरने होते हैं, फिर हर चीज़ गायब हो जाती है। वो हो गायब तो हो जाना है, मगर ये जुडिशल इंक्वायरी हो या कमीशन हो, ये सर्व नहीं करता, ये पॉइंट को इट डज नॉट, और रिटायर्ड जज इट डज नॉट मेक एनी सेंस, इस वजह से कि वो तो सिर्फ उनको वाइट वॉश करने के लिए और एक क्लियर चिट देने के लिए ये कमीशन बनाई जाएगी। डू यू एग्री विद इमरान खान साहब? यस, इसमें कोई शक नहीं है। चीफ जस्टिस साहब से करवाएं। इट शुड बी सर्विंग चीफ जस्टिस साहब या सर्विंग एनी सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के, और या मोर देन वन की कमीशन, वो भी कुछ ना कुछ काम करेगी। इसलिए या देखें, जब एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस का कोई क्रिमिनल जो कि खुद इन्वॉल्व है वो एक बयान देता है, तो आपका जो डायनामिक इंटीरियर मिनिस्टर है वो तो इमीडिएटली नैब को हैंड ओवर कर देता है। सरफराज मर्चेंट साहब की बात आप कर रहे हैं। सरफराज हो, दूसरे केसेस हो, जहाँ पे इतना बड़ा धंधा है और इतनी मतलब के मानी हुई चीज है जो किसी ने डिनाई नहीं की, तो ये क्यों नहीं नैब को हवाले किया जाए? क्यों नहीं पार्लियामेंट नैब को कहे कि 30 दिन के अंदर अंदर नॉट ओनली द रॉयल फैमिली ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मगर सारे के सारे 200 जो इन्वॉल्व हैं एंड अदर्स हु आर इन्वॉल्व, ये सारे के आप एक पार्लियामेंट को रिपोर्ट पेश करें विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months, एक टाइम लिमिट दें, एक आप उसको, अगर आप यू वांट टू कम टू ए सोल्यूशन, इफ यू डोंट वांट टू कम टू, अगर ओपन एंडेड छोड़ दो। पाकिस्तान में अगर आपने कोई चीज डिसाइड नहीं करनी तो मीटिंग होल्ड करो, और कोई चीज को गायब करना है तो कमीशन बना दो। इन प्रिंसिपल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि जब आप ये कहते हैं कि कुछ देर बाद ये हाइप क्रिएट होगी, एहतजाज होंगे और ये फिर मामला जो है रफा दफा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन ये उस सूरत में रफा दफा नहीं होगा जब आप तमाम सियासी पार्टियां, इंक्लूडिंग पीटीआई, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, इंक्लूडिंग एमक्यूएम, रिफ्यूज कि हम तो नहीं पल्ला छोड़ेंगे आपका, जनाब बताएं, हम पार्लियामेंट में बैठे हैं, हम धरने भी देंगे, आपको आने भी नहीं देंगे पार्लियामेंट के अंदर, हम हाउस का बिजनेस भी नहीं चलाने देंगे। आपने पीआईए का बिल मनवाया इनसे, आपने तब्दीलियां करवाई उसके अंदर, आपने ओके करवा लिया। सो इट वुड हैव टू बी पॉलिटिकल पार्टीज रिजॉल्व कि वो किस हद तक इस इशू को लेकर जाना चाहती हैं। पीपल्स पार्टी अगर थोड़ा सा वो कहे कि हम बैकफुट के ऊपर जाके बात कर लेते हैं, हम ऑपोजिशन कर लेते हैं, लेकिन हम इससे आगे नहीं जाएंगे, ये एक एक उंगल को आप अपने 2 उंगलियों के साथ तोड़ सकते हैं, मगर ये फिस्ट को आप कुछ भी नहीं कर सकते। यूनिटी में स्ट्रेंथ है, यूनिटी पावर है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं, नजर नहीं आ रही है, नहीं आएगी इस वजह से कि वेस्टेड इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट। जब ये इंक्वायरी शुरू होगी, 2 ब्यूरोक्रेट्स का नाम, द ब्यूरोक्रेटिक सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, द ब्यूरोक्रेट्स ऑल विल यूनाइट टू सेव दोज 2। जब ये आएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ऊपर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूनाइट होगी उन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 2 आदमियों को बचाने के लिए।
जब ये आएगी पीपल्स तो पार्टी के ऊपर, पीपल्स पार्टी के फजल पूरे रहमान साहब आएगी, का वो जिक्र तो किया ये नहीं। हमारे सारे एवरीबडी करीम ख्वाजा साहब ने- नेचुरली बिकॉज आफ्टर ऑल यू प्रोटेक्ट योर ओन, आफ्टर ऑल यू प्रोटेक्ट ठीक है, योर डिफेंड योर ओन। करीम ख्वाजा साहब आपने अभी अगर आपने कमीशन बना दी तो पाकिस्तान में तो ये है कि यू डोंट अगर आपने sideline करना होल्ड अ तो- मीटिंग, तो फिर और अगर इफ यू वांट टू गायब इट होल्ड अ ये भी अपने नाज़रीन कौन को सी कमीशन ने कोई गुज़ार जवाब करते दिया? हैं कौन कि सी कमीशन? कमीशन का जो फैसला आएगा वो किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा, उसका इतलाक नहीं किया जा सकता, उसका इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। जो हम बात कर रहे हैं कि सियासी पार्टियां अगर जुड़ी रहें और कहती रहें कि ये इसके ऊपर हम दूध का दूध पानी का पानी करके रखेंगे कि तो फिर मामला और पूरी पाकिस्तान सोसाइटी एक हो। लेकिन अभी जमीयत उलमा इस्लाम फे का आपने मौलाना फजलुर रहमान का जिक्र किया, वो बहुत सॉफ्ट है इसके ऊपर। वो कह रहे हैं कि अगर दौलत इतनी है जितने पाकिस्तान के कर्जे हैं तो फिर वापस ले आए, नहीं तो क्या है इसके अंदर, और भी बड़े लीक्स आते रहे। आप भी ख्वाजा साहब यही कहते हैं? देखिए, हम कहते हैं कि तहकीकात जो कमीशन वमीशन उसके कोई रिजल्ट नहीं आने हैं और इसकी फॉरेंसिक तहकीकात होनी चाहिए और पार्लियामेंट में डिस्कस हो, पार्लियामेंट में जो चीज़ फैसला हो। बाकी जिस तरह नवाज शरीफ ने स्पीच की है उसको तो हमने उसी वक्त रद्द कर दिया था। तो पाकिस्तान में कमीशंस के कोई अच्छे मुस्तकबिल नहीं होते, मगर फॉरेंसिक तहकीकात हो और पार्लियामेंट में जॉइंट सिटिंग करके डिस्कस करें इसका क्या वे फॉरवर्ड है, इसी तरह ही रिजल्ट आ सकते हैं। बाकी हम ऑपोजिशन के साथ हैं, मगर इस ऑपोजिशन में नहीं जाएंगे कि जहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गिर जाए और कोई ऐसे रास्ते ऐसे चीज़ हो जाए जिससे 10 साल या डेमोक्रेसी नहीं रहे, उसमें हम नहीं जाएंगे किसी सूरत में। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप एक हद तक ऑपोजिशन करेंगे, उससे आगे अगर हुकूमत को आपको महसूस हुआ या मियां साहब, डेमोक्रेसी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, डेमोक्रेसी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। डेमोक्रेसी मुस्लिम लीग नून के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ जुड़ी हुई है या मियां साहब के साथ जुड़ी हुई है? ख्वाजा साहब, पार्लियामेंट के साथ है, पार्लियामेंट चले, पार्लियामेंट को नहीं टूटना चाहिए, पार्लियामेंट को चलना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, इस पर हमारा बिलीव है। और अगर मियां साहब की जात को कोई खतरा होता है तो फिर तो कोई बात नहीं है ना, फिर तो आप ऑपोजिशन करेंगे इसके ऊपर, आप कहेंगे दूध का दूध पानी का पानी हो। बिल्कुल, हम वी आर नॉट विद मुस्लिम लीग नून या मियां साहब, वी आर विद पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, आप कहते क्या हैं? इंक्वायरी इमरान खान साहब कह रहे हैं सर्विंग चीफ जस्टिस से करवाएं, आप क्या कहते हैं, किससे इंक्वायरी करवाएं? नैब से करवाएं जिसपे आप एतमाद का इजहार नहीं करते, या आप चीफ पहले जस्टिस? तो ये फॉरेंसिक तहकीक होनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। जिस तरह ये लीक्स आए इसी तरह फॉरेंसिक तहकीक होनी चाहिए। उसके बाद पार्लियामेंट में लेकर आए, फिर पार्लियामेंट विल डिसाइड कि ये सर्विंग चीफ जस्टिस के तहत हो या रिटायर के तहत हो या कोई और एजेंसी के तहत हो जो सिविलियन एजेंसीज है। नहीं ख्वाजा साहब, आप तो रिजेक्ट कर चुके ना, आप तो रिजेक्ट कर चुके जो वजीर आजम साहब ने। तो ये हाँ, तो अब वो तो हम रिजेक्ट करते हैं, हम ये कहते हैं पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाए। पार्लियामेंट डिस्कस करने वाली इसमें क्या बात है? अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि फॉरेंसिक ऑडिट हो, एतजाज एहसन साहब कह चुके हैं फॉरेंसिक ऑडिट हो, वो कहते हैं सर्विंग चीफ जस्टिस ऑडिट की हम बात करते हैं। हाँ जी, आप भी करते हैं। सर्विंग चीफ जस्टिस हमारी तरफ से प्रपोजल है, हमारे वो इमरान खान साहब अडॉप्ट कर रहे हैं। उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज बैठकर फैसला करें, पर बैठकर फैसला करें कि किससे होनी चाहिए। वो ऑपोजिशन, आप तमाम जमातें कह रहे हैं एक पेज पर आए, तो फिर वो फैसला मुत्तफिका तौर पर कहेंगे आप जी, फिर आगे बढ़े, क्योंकि अभी कल मंडे से सेशन हमारा शुरू हो रहा है सेनेट और नेशनल असेंबली का, हम बैठकर इस चीज पर ऑपोजिशन डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो फर्ज कीजिए फॉरेंसिक ऑडिट इसका हो जाता है, कोई आप फर्म जो है इंटरनेशनल कोई फॉरेन हायर कर लेते हैं, क्या करेंगे आप उसका फॉरेंसिक ऑडिट का? उसके बाद फॉरेंसिक ऑडिट के बाद जो हमारे लॉ में इजाजत है अकॉर्डिंगली एक्ट होना चाहिए। वो कौन करेगा? वो तो नेचुरली जो सिविलियन इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं और जो कोर्ट्स हैं वही करेगा, FIA करेगा, एंटी करप्शन करेगा। तो आप अगर यहाँ पे जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में आप कमीशन कायम कर दें, तो आप बतौर प्रूफ वो फॉरेंसिक की रिपोर्ट वहां पे पेश करें, हो सकता है। लेट्स सी, वी विल डिसाइड अकॉर्डिंगली। अच्छा जी, पार्टी मशवरा करेगी। मंदोखेल साहब क्या कहते हैं? इमरान खान साहब कह रहे हैं फॉरेंसिक ऑडिट भी हो, चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान के
वो सर्विंग चीफ जस्टिस साहब जो बैठे हुए हैं इस वक्त, वो इसको कमीशन को हेड भी करें। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, जाहिर है मैं हमारी पार्टी की ये लाइन है और हम इसी को शो करेंगे। उसमें एक लॉजिक भी है और रीजनिंग भी है, और वो ये है कि जहाँ पे एक नॉन सर्विस जज की हैसियत कोई नहीं रह जाती ना, वो एक वो वाली बात। फिर स्पेशली यहाँ पे इस मुल्क में इतना पैसा चलता है, हर चीज आप खरीद सकते हैं, तो एक रिटायर्ड जज को कौन समझता है? जबकि आप देखते हैं कि जी जुडिशियल कमीशन जो बना था 300 पेजेस में 297 पेजेस हमारे हाथ में, 3 पेजेस हमारे आखिरी में जो है वो हमारे अपोजिशन में आ गए। तो जाहिर है, और फॉरेंसिक वो तो आप उसके बाद भी अगर उसके ऊपर कंट्रोवर्सी होगी जुडिशियल कमीशन के ऊपर, सर्विंग चीफ जस्टिस, तो फिर फायदा क्या है? मंदोखेल साहब, आप तो नहीं मान रहे हैं ना अभी तक उस पहले कमीशन को, जो दाखिली वाला कमीशन? नहीं, हमारे पार्टी ने उसको एक्सेप्ट किया। ये एक पर्सनल वो चीज है, मैं कमेंट कर रहा हूँ उसके ऊपर, मानने ना मानने की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपके पास पैसा हो, इमरान खान साहब भी वैसे नहीं मानते हैं। नहीं, इमरान खान साहब तो मानते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया है, इसीलिए उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, हमारे हाथ में नहीं आया, हम मुतमईन है या नहीं है, लेकिन हमने एक्सेप्ट तो किया है। जाहिर है, देखिए पीपल्स पार्टी का जो स्टैंड है वो ये है कि वो बहुत फ्रेंडली ऑपोजिशन कर रही है, और क्योंकि उनके अपने लोग भी है, उस्मान सैफुल्लाह की 34 कंपनियां हैं, रहमान मलिक का नाम है, और दूसरे लोगों के बीबी का नाम तक वो था। बीबी चूंकि फौत हो गई, मैं इसलिए मैं सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन मैं और उनके केस को मैं नहीं चाहूंगा कि छेड़ा जाए, लेकिन इनका भी स्टांस बहुत वो है। देखिए जहाँ पे मुल्क का आता है वहाँ पे आप ये नहीं देखते कि जी मियाँ साहब वारे जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है। अगर मियाँ साहब को कोई खतरा है तो वो स्टेप डाउन कर सकते हैं, उन्हीं की पार्टी में से कोई और आ सकता है, नया वजीर आजम आ सकता है। ठीक है, हाँ, नया वजीर आजम आ सकता है। और वैसे भी वो इतना सब कुछ होने के बाद आइसलैंड के वजीर आजम ने इस्तीफा दिया, उसके बाद उनके पास भी कोई अखलाकी जवाब नहीं बच पाता कि वो वजीर आजम रहे, क्योंकि वो रह करके वजारत उज़्मा में वो इसको इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। और ये रिटायर्ड जजेस वाली बात तो बिल्कुल फजूल है, वो अपने मर्जी का वो दे देंगे और इसको खींचेंगे और लंबा कर देंगे, उसके बाद इसमें लोग का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और अपने मर्जी का आ जाएगा। जब लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा तो कोई रिएक्शन भी नहीं आएगा फिर। ठीक है। अब मंदोखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, सेनेटर ताहिर मशहदी साहब और सेनेटर करीम अहमद ख्वाजा साहब, प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने राय जान ली मेहमानों की। पनामा लीक्स के ऊपर इमरान खान साहब कह रहे हैं वो सड़कों पर आएंगे, एमक्यूएम कह रही है, ताहिर मशहदी साहब ने अभी एक्सप्लेन किया कि तमाम जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम उस हद तक इकट्ठा होंगे जिस हद तक हमें यह खतरा ना हो कि जमहूरियत की बिसात या पार्लियामेंट के अंदर कोई तब्दीली आ सकती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जा रहा है। फैसल शकील को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।